Well, in this video, now we are going to study about the second part of the discussion, the transistor as a device. So here हम इसमें बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब एम्पलीफाई का मतलब है कि जो सिग्नल को ये बढ़ाता कैसे, उसका एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ा देता है, और इसकी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में की है। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप इस डिस्कशन को खूब एंजॉय करेंगे और इसमें आपको एक एक चीज़ बिल्कुल साफ तरीके से समझ आ जाएगी। हम बात शुरू करते हैं कि हमने ये पढ़ा पिछले आर्टिकल में कि ट्रांजिस्टर को यदि हमने एज एम्पलीफायर इस्तेमाल करना हो तो हमें उसे एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम जैसे हमारे पास कट ऑफ रीजन है, एक्टिव रीजन है और सैचुरेशन रीजन है। तो जो एक्टिव रीजन है उसमें हम कोई एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। उसमें जो बी के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक मिडल पार्ट ऑफ लीनियर पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र कर्व में से हम एक पार्ट चूज़ कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि जो करंट आई बी होगा उसको हम कांस्टेंट लेंगे, और जैसे करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो बी सी ई, जो पहले पिछले वाले वीडियो में इक्वेशन एक्सप्लेन की है कि जो बी सी ई है वो बी सी सी माइनस आई सी आर सी के बराबर होता है। अब यदि बी सी ई है, बी सी ई इज इक्वल टू बी सी सी माइनस आई सी आर सी। अब आप देखें कि ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। यदि ये वाला पार्ट कांस्टेंट होगा, देखिए हमने पढ़ा ना कि यदि कोई एक वैल्यू लेते हैं हम एक्टिव पार्ट में, यदि हम कोई एक वैल्यू लेते हैं मिडल में, ठीक है, तो उससे क्या होने वाला है, आई बी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आई बी के कॉन्स्टेंट से होने से क्या होगा, कलेक्टर करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और ज़रा देखिए आप, यदि कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो जाता है तो बी सी सी ऑलरेडी कांस्टेंट है, कलेक्टर करंट कांस्टेंट है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट ये बनेगा कि आपका जो पार्ट बी सी ई है, योर पार्ट बी सी ई वी सी ई, इसका आंसर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। दिस पार्ट विल बिकम कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब हम समझें कि जो बी सी ई और आई बी जो है ना, एक बी सी ई एंड आई बी, ये जो दो वैल्यू हैं ये डिसाइड करेंगी ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर कि वो एक्टिव रीजन में है, कट ऑफ रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में है। सवाल हमारा अब शुरू होता है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक एम्पलीफायर की फॉर्म में कैसे काम करता है। हाउ योर ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर। तो यदि हमने पढ़ना है कि एम्पलीफायर की फॉर्म में वो कैसे काम करते हैं, तो हमें देखना है कि हम सिग्नल लेते हैं। हमारे पास कोई एक सिग्नल हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सिग्नल है। अब ये सिग्नल जब ट्रांजिस्टर के से गुजरे, तो ट्रांजिस्टर से गुजरने के बाद ये कैसा होना चाहिए, एम्पलीफाई हो जाना चाहिए। यदि एम्पलीफाई हो जाना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे ऐसे करके बड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पढ़ना है। देखिए, यदि हम एक छोटा सा साइनसॉइडल वोल्टेज लेते हैं, साइनसॉइडल का मतलब, वोल्टेज का मतलब क्या है, कोई वोल्टेज इनपुट जो है वो बी एस कोई साइन ऑफ ओमेगा टी, इस तरीके की हमने वोल्टेज कंसिडर कर ली, जिसमें जो बी एस है वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो इसको हम सुपरपोज करते हैं एक डीसी बेस बायस के साथ। डीसी बेस बायस का मतलब समझिए कि आप जो इस पार्ट से जो इनपुट जाएगी, इसके साथ हम, इस इनपुट के साथ हम जो ये सिग्नल की जो इनपुट है इसको हम ऐड कर देंगे। अब ये जो इनपुट है वो डीसी इनपुट है और ये वाले जो इनपुट है वो एसी इनपुट है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो डीसी इनपुट होती है ना, वो कुछ इस तरीके से इनपुट होगी, उसमें वेरिएशंस नहीं होगी, फेज चेंज नहीं होगा। पर जो एसी इनपुट होगी वो कैसी होगी, वो तो कुछ इस तरीके की होगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, जब डीसी इनपुट और एसी इनपुट जो है वो एक दूसरे को मिलेंगी, तो जो बेस करंट होगा ना आपका इनपुट का, वो अपने आप जो है वो इस तरीके का हो जाएगा। डीसी और एसी सिग्नल जब मिलेंगे तो एसी सिग्नल बनेगा। ओके, सो यहाँ देखिए बड़ी मज़ेदार बात है। जब डीसी बेस बायस के साथ ही मिलती है, कनेक्टिंग द सोर्स दैट इज सिग्नल इन सीरीज, सिग्नल को आप इसको जो सीरीज़ में आप ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना है आपने। सीरीज़ में ऐड करने का फ़ायदा क्या होता है, आपने सीरीज़ का पढ़ा है कि जब दो सेल सीरीज़ में जुड़ते हैं तो उनकी जो वोल्टेज होती है ना वो जुड़ जाती है, B1 प्लस B2 हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जब इसका मैथमेटिक्स की भाषा में हम इसको लिखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी।
अभी द बी सप्लाई। तो आपने जो सिग्नल की इनपुट देनी है, ये देखिए सिग्नल की इनपुट को जब आपने देना है तो आपने सीरीज में देना है इसके साथ, राइट। सो देन द बेस करंट विल हैव द साइनसॉइडल वेरिएशन। तो हमने ये आपको बताया कि जो बेस करंट है ना, उसकी जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, यदि आपकी बेस करंट की जो इनपुट, यदि आपकी इनपुट ऐसे साइनसॉइडल की फॉर्म में है, तो आपके आउटपुट में जो कलेक्टर करंट होगा वो कैसा होगा, वो भी ऐसे साइनसॉइडल वेरिएशन में हो जाएगा, राइट। तो इसको समझने के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। सो यदि आपका जो इनपुट वाला करंट है, यदि आपका इनपुट वाला करंट आई बी जो है, ये देखिए यदि आपका जो करंट आई बी है, यदि वो साइनसॉइडल है, ठीक है, तो आपका जो कलेक्टर करंट होगा आई सी, वो भी कैसा होगा, वो भी साइनसॉइडल ही होगा। दिस इज ऑल्सो साइनसॉइडल इन नेचर, राइट। इसको आप समझ सकते हैं ऐसे। So this is also sinusoidal in nature. This is superimpose the value of IC producing the turn corresponding change in the value of output. तो आपकी जो आउटपुट होगी वो साइनोसाइडल ही होगी, ओके। क्योंकि जो आपकी जो आउटपुट है ना बी सी ई, वो है बी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो ये वाला पार्ट यदि साइन वेरिएशन में है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो आपका जो आउटपुट है जो वी सी ई है, बी आउटपुट इज इक्वल टू बी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो यदि ये साइनसॉइडल है तो आउटपुट भी साइनसॉइडल इन नेचर होगी। सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्पलीफायर गिवन अबव हैव नॉट कंसिडर्ड एनी एसी सिग्नल। इस समय तक जब हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हमने कोई कंसिडर नहीं किया कि हमारा सिग्नल कैसा होगा, उसके बारे में अब हम बात करना शुरू करेंगे। सपोज करिए कि आप ऐसा करते हैं कि आपके पास एक एसी इनपुट सिग्नल है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम की भाषा में, और इसको आप इसके साथ देंगे इनपुट में, राइट। और ये देखो, ये सिग्नल के को हमने समझना है ना, तो ये सिग्नल आपके पास कुछ इस तरीके का होगा, जैसे यहाँ ऐसे अल्टरनेटिंग फॉर्म में इसको बनाया हुआ है। तो ये जो आपका इनपुट सिग्नल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ये देखिए ऐसा। इसको हम एम्पलीफाई करेंगे और इसके साथ ऐड करके यदि हम देंगे तो ये डीसी सिग्नल है, ये तो डीसी वोल्टेज है, राइट। तो जब ये दोनों यहाँ मिलेंगे तो ये जो बेस करंट होगा वो उसको साइनसॉइडल बना देगा, ये जाएगा इनपुट से। अब आप ये देख लें, राइट। सो दिस इज शोन इन फिगर नंबर 14.32 इन द डायग्राम। एंड जो आउटपुट ली जाएगी वो ली जाएगी कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में। आउटपुट इज टेकन बिटवीन द कलेक्टर एंड द ग्राउंड एंड इज डिटर्मिन्ड बाय दिस पार्ट ऑफ दिस पोटेंशियल। जो आपका आउटपुट डिवाइस होगा, यहाँ से जो है पल्सेटिंग आउटपुट आपको पास मिल जाएगी, ओके। सो अगला पार्ट पढ़ने के लिए हम जरा अगले पेज पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए आपको सब चीज़ें साफ साफ तरीके से समझ आने वाली है और ये बहुत साधारण लगेगा आपको। अब आपको एकदम से पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें एम्पलीफाई होंगी। अब हम शुरू करते हैं कि अब हम बेसिकली अब जो सारा इसकी घटना है इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे। ध्यान से सुनना है आपने। इस पहले हमने डायग्राम बनाया है, अब हम इस सारे के सारी घटना को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे। देखो, वर्किंग ऑफ एन एम्पलीफायर कैन बी ईजिली अंडरस्टूड इफ़ बी एज्यूम दैट कि शुरू में आपने कोई इनपुट नहीं दिए, इस पार्ट को आप कंसिडर नहीं करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस तब है जब आपने इनपुट देनी है, जब आपने ट्रांजिस्टर में कुछ बोलना है, आपने एक साउंड प्रोड्यूस की, वो एम्पलीफायर में जाएगी और ट्रांजिस्टर से जाएगी और यहाँ आपको वो बड़े ज़ोर की आवाज़ सुनाई देगी। तो जो ये वाला पार्ट है, ये है आपको, ये ट्रांजिस्टर से एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ से आप इनपुट देंगे, ओके। और ये भी ट्रांजिस्टर से एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ से आप आउटपुट हासिल करेंगे, राइट। तो यह सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। देखिए, अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ इन द आउटपुट लूप। हम सबसे पहले आउटपुट लूप में चलते हैं बड़े आराम से और बड़े ध्यान से। देखिए, आउटपुट लूप को आप पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल का कंसिडर करिए। देखिए, अब ये आपके पास आ जाएगा, इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लगाते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव होगा और ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा। ये हाईएस्ट वोल्टेज है और ये लोएस्ट वोल्टेज है। तो यहाँ वोल्टेज है BCC, ये बैटरी इस्तेमाल में आएगी। जब ये करंट यहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से करंट लीव करेगा, तो जब इस रजिस्टर से गुजरेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। कितनी होगी? ICRC। और जब वो यहाँ से जाएगी, इस जंक्शन से यही करंट गुजरेगा, तो ये क्या हो जाएगी? फिर वोल्टेज ड्रॉप होगी BCE। और दूसरे टर्मिनल तक जब पहुँचेगी तो वोल्टेज 0 हो जाएगी, ओके। यहाँ से आप निकाल सकते हैं
ये देखिए BCC, इन दोनों को दूसरी ओर ले जाइए, ये होगा ICRC और प्लस BCE। और यदि आप यहाँ से BCE निकालना चाहते हैं तो BCC माइनस ICRC हो जाएगा। ओके, तो अब आपको ये इक्वेशन समझ आ गई कि ये किस तरीके से आएगी। ओके, ये RC जो ये वाला पार्ट है इसको आप लोड रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ICRL भी कह सकते हैं, यू कैन राइट इट एज ICRL। ओके, इसी तरीके से हम किरचॉफ्स वोल्टेज जो लॉ है उसको आप इनपुट में अप्लाई कर दीजिए। तो इनपुट में कौन सा पार्ट है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, हम इसको ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए वोल्टेज जो है यहाँ बी है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ समझा देते हैं आपको, यहाँ से क्या आपको हम यहाँ समझा देते हैं, हमारे पास खाली स्पेस है। ये आपके पास इनपुट लूप आ जाएगा ना। अब देखो ज़रा, यहाँ आपके पास आएगा ये इनपुट में वोल्टेज बी है, माइनस यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगी IBRB, फिर इस पार्ट में चलिए आप, फिर आप इस पार्ट में चलिए, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगी BBE, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगी BBE, दूसरे टर्मिनल पर आके दोबारा फिर से 0 हो जाएगी। तो यहाँ आप देखें आपके पास इक्वेशन क्या बनी, BBB इज इक्वल टू IBRB और प्लस BBE, ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी। अभी इस समय तक आपने इनपुट नहीं दी है, दे हैव नॉट गिवन इनपुट। ओके, इनपुट नहीं दी है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनपुट दे देंगे, आई विल नाउ गिव बैक इनपुट। अब इनपुट देने के बाद क्या होगा, इनपुट में हमारे पास क्या है, ये सिग्नल है। जब हम इनपुट देंगे तो इनपुट देने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो इनपुट है वो BBB के साथ क्या है, सीरीज़ में है, हमने पहले पिछले पेज पर पढ़ा है, इसलिए ये जो दोनों वोल्टेजेस है वो ऐड हो जाएंगी। तो ऐड हो जाने के बाद क्या होने वाला है, देखिए आपकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, हमारे पास पहले इक्वेशन है ये है। अब जब आप इसमें इनपुट सिग्नल देंगे तो इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज कैसे हो जाएगी, ये दोनों वोल्टेजेस जो है वो ऐड हो जाएंगे बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर इन द सीरीज़। तो हम इसको लिखते हैं ज़रा, ये कैसा हो जाने वाला है, ये देखिए BBB है ये, इट विल बी BBB, और इसमें इनपुट वोल्टेज को आप ऐड कर दीजिए। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आप अपर वाला पार्ट वैसे ही रह जाएगा, जो BBE हम लिखते हैं प्लस IBRB, ये वाला पार्ट है ना। इसमें क्या होगा कि जब आपने उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ट्रांजिस्टर के, कि जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ होती है, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज़ होती है तो बेस करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, द बेस करंट विल इंक्रीज नाउ, सो देयर इज चेंज इन बेस करंट, सो हाउ दिस इक्वेशन विल लुक लाइक देन, तो ये इक्वेशन कैसे लगेगी, ये देखिए इसको कुछ हम चेंज कर देते हैं। तो इसमें जो है इसके साथ BBE में चेंज आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा BBE प्लस जो बेस करंट होगा वो कैसे चेंज होगा, पहले वो IB है तो ये हो जाएगा IB प्लस डेल्टा IB, ये इतना चेंज हो जाएगा और इंटू RB हो जाएगा। ओके, अब हम आपको इनपुट रेजिस्टेंस के टर्म में इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास होता है इनपुट रेजिस्टेंस RI इज इक्वल टू डेल्टा BBE बटा बेस करंट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है ना, तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा BBE इज इक्वल टू RI इंटू डेल्टा IB, ये आपके पास इक्वेशन हो गया। इसको आप कोई इक्वेशन नंबर आप यहाँ A दे दीजिए और इसको कोई इक्वेशन नंबर B दे दीजिए। अब इसको उठाइए वहाँ रख दीजिए, आपके पास आ जाएगा BBB प्लस BI इज इक्वल टू डेल्टा BI क्या हो जाएगा आपके पास RI और डेल्टा IB प्लस ये आपके पास आ जाएगा IBRB प्लस डेल्टा IBRB हो जाएगा। ओके, सो अब इसके साथ ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी BBB है, ये भी BBB है, तो आपके पास बच जाएगा इनपुट वोल्टेज जो होगी सिग्नल वोल्टेज, इसमें से आप डेल्टा IB कॉमन ले लीजिए, यू कैन टेक डेल्टा IB कॉमन, ये आपके पास रह जाएगा IB प्लस RI हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों रेजिस्टेंस का जो सम होगा इसको आप एक नया रेजिस्टेंस का नाम दे दीजिए, आपके पास हो जाएगा VI इज इक्वल टू डेल्टा IB इंटू R हो जाएगा। राइट,
सो दिस इज़ द वे यू कैन डिटर्मिन द इनपुट वोल्टेज। आप इनपुट वोल्टेज को ऐसे यहाँ से डिटर्मिन कर सकते हैं। अब आपको पता है कि यदि जो बेस करंट चेंज हुआ है, यदि बेस करंट चेंज हुआ है तो उससे कलेक्टर करंट चेंज होगा। जब हमने सिग्नल दिया है, जो ये सिग्नल यहाँ ऐड किया है, उससे बेस करंट में चेंज आए। यदि बेस करंट में चेंज आया तो कलेक्टर करंट में चेंज आएगा। यदि कलेक्टर करंट में चेंज आएगा तो एक पैरामीटर जिससे हम इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं, उसमें हम लिख सकते हैं, इसको हम बीटा AC कहेंगे। दिस इज कॉल्ड करंट गेन। तो आपके पास देखिए, जो कलेक्टर करंट में कितना चेंज आया बेस करंट में चेंज आने से, ये नियरली इक्वल होगा कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट टू द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द बेस करंट। इसको हम बोलते हैं AC करंट गेन। दिस इज कॉल्ड AC करंट गेन। दिस पार्ट इज AC करंट गेन, राइट, एंड दिस इज नियरली इक्वल टू द DC करंट गेन ऑल्सो। ओके, सो जो चेंज इन IC आएगा ना, कलेक्टर करंट में जो चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन IB, इट कॉज द चेंज इन BCE, राइट, एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर RL, और जब BCC की वैल्यू फिक्स होती है। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि इनपुट जो वोल्टेज है, सिग्नल वोल्टेज जो होगी, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। एक बार फिर हम एंड में लिख देते हैं, इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू B इज इक्वल टू IR, चेंज इन बेस करंट, बेस करंट कितना चेंज हुआ, और ये इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा। सो ये हमारे पास जो इक्वेशन होगी, इसका नाम तो नहीं यहाँ दिया है, तो चलो इसको हम जब जैसे हमें अगले पेज पर इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसका सीधा इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम चलते हैं, हमारे इनपुट वाला पार्ट जो क्लियर हो गया। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो इनपुट सिग्नल की जो वोल्टेज है वो कितनी आई, वो जैसे यहाँ लिख दी, बस काफ़ी है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम चलते हैं आउटपुट की ओर। तो आउटपुट में हम सबसे पहले एक लूप रूल बना लेते हैं, जिसको हमने पहले लिखा था। तो उसमें लूप में हमारे पास जो इक्वेशन है ना, वो लिखी है हमने कि BCC इज इक्वल टू ICRC प्लस BCE। BCC इज इक्वल टू ICRC, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो है BCC इज इक्वल टू BCE प्लस ICRC, ये इक्वेशन है। अब आप यदि चेक करना चाहते हैं कि यदि जो डेल्टा BCC आप करना चाहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको आप चेंज करिए तो ये आ जाएगा डेल्टा BCC। ये बायसिंग, कलेक्टर बायसिंग वोल्टेज है, ये बायस करती है, आप फॉरवर्ड और रिवर्स बनाने वाले पार्ट को डिसाइड करती है। ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा VCE प्लस RC को आप कह सकते हैं RL, लोड रेजिस्टेंस, और ये आ जाएगा डेल्टा IC। बट आप जानते हैं कि जो VCC है ये कांस्टेंट है, तो इसमें चेंज नहीं आएगा, इसकी दोनों वैल्यूज़ फिक्स रहेंगी, इसलिए आप इस पार्ट को 0 पुट कर सकते हो। तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ, BCE, डेल्टा VCE चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस RL इंटू डेल्टा IC, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस डेल्टा जो VCE है, इसी को आप आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। तो ये आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ RL इंटू डेल्टा IC। अब आपके पास सिंपल साधारण बात हो गई। इनपुट हमने पिछले पेज में हमने पहले निकाल रखी है, वो है हमारे पास R इंटू डेल्टा IB। अब आप देख लीजिए कि जो एम्प्लीफिकेशन कितनी होती है, तो जो वोल्टेज गेन जिसको हम बोलते हैं, वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर कितनी होगी। तो वोल्टेज गेन को हम AB से लिखते हैं, और इसको हम लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज कितनी है। ये बड़ा साधारण सा काम है, समझना इसको। आउटपुट वोल्टेज और बटा इनपुट वोल्टेज। अब आप इसको सिंपली लिख दीजिए, आउटपुट वोल्टेज आपने डिटर्मिन की माइनस RL इंटू डेल्टा IC। इनपुट वोल्टेज आपके पिछले पेज पर आपने निकाला था R इंटू डेल्टा IB। अब आप दोनों के अलग अलग पार्ट बना दीजिए, एक पार्ट ये रख लीजिए, एक बार पार्ट ये रख लीजिए। देखिए डेल्टा IC पर डेल्टा IB क्या होता है, बीटा होता है, तो करंट गेन होती है ना। तो आपको कैसे लिख सकते हैं, IB इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा, दिस इज करंट गेन, राइट। और जो RL अपॉन ये है, इसको रेजिस्टेंस गेन बोल देंगे हम। ये आपके पास RL अपॉन RI, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस गेन हो जाएगी। ओके, तो वोल्टेज का फार्मूला बेसिकली होता क्या है, ये तो I इंटू R होगा ना। तो यदि ये वोल्टेज गेन है तो ये करंट गेन है, और ये रेजिस्टेंस गेन है। तो सो इट इज सिंपल टू डू इट। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि ये जो वोल्टेज गेन है ना,
इसका जो साइन है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन आपको कुछ बताता है कि जब आप एक सिग्नल देंगे, इनपुट में जो आपने सिग्नल दिया था, फॉर एग्जांपल आप इनपुट में सिग्नल कुछ इस तरीके का देते हैं, ये आपका इनपुट सिग्नल है। तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये जो सिग्नल जब आउटपुट में इस रीजन में बाहर आएगा तो क्या होगा, ये आउट ऑफ फेज हो जाएगा और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, ऐसे करके। दिस इज द डिफरेंस। और यहाँ आपने एक बात जो सीखनी है कि इन्होंने टेक्स्ट में अभी ये बताया नहीं है कि कैपेसिटर यहाँ क्यों है। देखिए जो आपका जो सिग्नल है ना, ये वाला पार्ट, ये एसी वाला, ये एसी सिग्नल आप यहाँ से दे रहे हैं, ओके। अब जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो एसी सिग्नल को ही एम्पलीफाई करता है, तो डीसी को नहीं करता। तो आपने डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर लेना होता है। तो आप देखें ना कि कैपेसिटर होता है, इसके बारे में हमने आपको टेक्स्ट में पढ़ाया है कि कैपेसिटर के बीच में ये वाला जो पार्ट एसी है ना, ये आपको कुछ बता रहा है कि ये एसी को जाने देता है। कैपेसिटर अपने बीच में से एसी को तो जाने देता है पर डीसी को रोक लेता है। तो हम जब एसी सिग्नल भेजेंगे तो हम उसमें उसके डीसी वाले पार्ट को कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे। और जैसे आप यहाँ चले जाएं आगे, तो यहाँ भी जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, आउटपुट से पहले ये सारे डीसी कंपोनेंट को रिमूव कर देता है। सो ये जो दोनों ही कैपेसिटर यहाँ सर्किट में लगे, इनपुट और आउटपुट में, उनका ये मतलब है, ओके। आगे हम यदि बात करें फ्रॉम द डिस्कशन द ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, यू हैव सीन दैट देयर इज द करंट गेन एसी इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। जो करंट गेन हो रही है, देयर इज इंक्रीज इन करंट। सो हियर वी हैव ऑल्सो सीन दैट यहाँ करंट गेन भी है तो वोल्टेज गेन भी है। तो आप आप देखें कि करंट इंटू वोल्टेज गेन है तो बी इंटू आई हो जाएगा ना, तो आपके पास ये बन जाएगी पावर गेन। तो पावर गेन क्या हुई बेसिकली, इट इज़ द करंट गेन एंड द वोल्टेज गेन। पर आप देखें कि जो बीटा एसी है ये भी ग्रेटर देन 1 है और जो वोल्टेज गेन है ये भी ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब एपी भी ग्रेटर देन 1 है। पर इसका मतलब आपने ये नहीं मानना है कि ये जो, यदि इसकी जो पावर गेन है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपने इसको नहीं कंसिडर करना है कि ये जो ट्रांजिस्टर है एक पावर जनरेटिंग डिवाइस भी है। डोंट कंसिडर इट लाइक दैट। द एनर्जी ऑफ फॉर द हाइयर एसी पावर एट द आउटपुट, ये जो हाइयर एसी आउटपुट पावर है या जो पावर गेन है, इट इज़ सप्लाइड बाय द बैटरी। So it is for that reason this power gain is greater than 1. So this is all about the text related to the transistor as an amplifier. I hope that you have enjoyed this text. I hope that you have felt that this is so simple to understand this transistor as an amplifier. Thank you.